नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व इतिहास में यूरोप में औद्योगिक क्रांति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हमने यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि क्रांति का अध्ययन है वो किया था कि यूरोप में कृषि क्रांति के क्या क्या कारण थे और किन कारणों से यूरोप में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई और यूरोप में क्या परिवर्तन है वो आया था। उस समय कृषि क्रांति आने से कृषि की पैदावार बढ़ी, जिससे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कपास, जूट आदि प्राप्त होने लगा और कृषि क्रांति के फलस्वरूप ही औद्योगिक क्रांति की सफलता यूरोप में देखने को मिली थी। आज हम इसी औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 1725 ईस्वी के आसपास यूरोप में हाथों से जो वस्तुएं निर्माण करने का कार्य किया जा रहा था, अब वे वस्तुएं शक्तिशाली मशीनों के द्वारा बनने लगी थी। अर्थात वस्तुओं का निर्माण मशीनों से होना शुरू हो गया था। इससे हाथ का श्रम है वो कम पड़ गया और मानव श्रम में मशीनों का योगदान है वो बढ़ गया। हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कारखानों में उन्हें बेहतर रोजगार प्राप्त होता था। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया और शासक भी इस औद्योगिक क्रांति के पक्ष में थे। उनका भी मानना था कि उद्योग धंधों का विकास होगा, कल कारखाने स्थापित होंगे तो इससे आमदनी बढ़ेगी। जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो राज्य की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ेगा और इन सब परिवर्तनों का आधारभूत कारण है, इनका जो बेस है वो औद्योगिक क्रांति माना जाता था या औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। वैसे तो हम देखते हैं कि क्रांति शब्द का अर्थ युद्ध, संघर्ष, मारपीट, खून खराबा से जुड़ा हुआ है, उग्र विचारों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य हम मान सकते हैं कि मनुष्य के दिल और दिमाग में, मन में कुछ नया करने का जज्बा पैदा हुआ, कुछ अलग से करने का जज्बा पैदा हुआ, उद्योगों को स्थापित करने का जज्बा पैदा हुआ और इसी जज्बे के कारण, इसी नए विचारों के कारण इसे औद्योगिक क्रांति
कहना विद्वान उचित मानते हैं। साउथ गेट जैसे विद्वान मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान हस्तनिर्मित वस्तुओं की जगह शक्तिशाली मशीनों से वस्तुओं का निर्माण शुरू हो गया। इससे वस्तुएं सस्ती, सुंदर, टिकाऊ होती थी और जनमानस द्वारा भी उसे पसंद किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, लेकिन हम नकारात्मक प्रभावों को भी नज़रअंदाज है वो नहीं कर सकते। यूरोप में औद्योगिक क्रांति कोई एक नई घटना विशेष नहीं थी, अपितु एक लंबे समय से वहाँ के मानव में एक नई रचनात्मक क्षमता, एक नई कल्पना युक्त मशीनों से कार्य करने की क्षमता ने औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान दिया था। इसी के साथ साथ कृषि क्रांति के कारण कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। इससे भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला था। अब हम औद्योगिक क्रांति का अध्ययन करने से पूर्व यूरोप की क्या स्थिति थी, इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से हुआ था। इसलिए औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले वहाँ की क्या स्थिति थी, इसका हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी की शुरुआती में यूरोपीय महाद्वीप में सामंती व्यवस्था का दबदबा था, अर्थात फ्लूडिज्म, सामंतवाद है वो वहाँ पर है वो शासन प्रबंध में हावी था और उद्योग धंधों का नियंत्रण गिल्ड्स पद्धति द्वारा किया जाता था। सामंती व्यवस्था में सर्वसाधारण व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उस समय उद्योग व्यवसाय चलाने के लिए, उद्योगों पर नियंत्रण करने के लिए गिल्ड्स या संघ बने हुए थे। ये गिल्ड्स व संघ उस समय यूरोप के उद्योग धंधों को नियंत्रित, संगठित रखते थे। अगर कोई नई दुकान, फैक्ट्री, कारखाना आदि स्थापित करना है तो इन गिल्ड्स से अनुमति लेनी पड़ती थी और गिल्ड्स की अनुमति के बिना कोई नया कारखाना वगैरह स्थापित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सामंतों को अपने किसानों व दासों पर पूरा अधिकार था। सामंत किसान और दास को अपना सेवक की भांति मानते थे और ये भी अपने स्वामी की सेवा करना अपना परम दायित्व मानते थे। किसानों को अपने स्वामी के अनेक बेकार कार्य करने पड़ते थे। बिना पैसे के, बिना धन के कई कार्य करने पड़ते थे। उस समय सामंत की स्वीकृति के बिना उनके इलाके में कोई नया कार्य नहीं होता था और यही स्थिति उद्योग धंधों में भी थी। और उस समय गिल्ड्स के नियंत्रण में व्यापार होने से, गिल्ड्स के अधीन व्यापार होने से
उस व्यापार में व्यापारिक गतिविधियां भी नियंत्रित अवस्था में चलती थी। अब हम बात करते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी और इंग्लैंड की 77% जनसंख्या 7% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर व उससे जुड़े हुए कार्यों पर अपना जीवन यापन करती थी और इनमें से अधिकतर आबादी गांवों में निवास करती थी। लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती थी और मात्र 30% आबादी शहरों में निवास करती थी। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में पूरे देश की मात्र 5% जनसंख्या उद्योग धंधों में लगी हुई थी और उस समय लोहा, इस्पात, वस्त्र उद्योग, कोयला आदि उद्योग एक कमजोर अवस्था में थी। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान इंग्लैंड में जहाज निर्माण उद्योग, कागज छपाई उद्योग, सीसा तांबा उद्योग आदि विकसित हो गए थे। औद्योगिक विकास तथा यातायात के साधन पूर्व में कम थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद इनमें भी तीव्र गति से वृद्धि होने लग गई थी। व्यापार वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था और 1700 ईस्वी में इंग्लैंड का कुल निर्यात 70 लाख पाउंड था और वहीं 1760 मात्र 60 वर्ष में यह 70 लाख पाउंड से बढ़कर 145 लाख पाउंड हो गया था। अर्थात स्पष्ट है कि समय के साथ साथ वहां की परिस्थितियां बदल रही थी और उद्योग धंधों में परिवर्तन आ रहा था। लोग व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जब 18वीं सदी के आसपास मध्य तक इंग्लैंड में यातायात के साधन अत्यंत विकसित अवस्था में हो गए थे और उनमें निरंतर प्रगति हो रही थी। जल मार्गों को विकास की दृष्टि से नदियों को गहरा करके सुदृढ़ किया जा रहा था, नई नई नहरों का निर्माण किया जा रहा था और इसी कारण परिवर्तन का काल है वो शुरू हुआ और व्यापार वर्ग शहरों में उत्पन्न हुआ। लेकिन समय के साथ साथ गांवों से मजदूर पलायन कर शहरों में गए
इस कारण जो पहले गांवों की आबादी ज़्यादा थी, अब शहर की आबादी ज़्यादा हो गई, गांवों की आबादी कम हो गई। और ऐसी स्थिति में समाज में, इंग्लैंड में दो वर्ग देखने को मिले थे, एक उत्पादक वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। अब देखिए, उत्पादन की घरेलू पद्धति होने के कारण नियोजक और नियोजित के आपसी संबंध अच्छे थे। मजदूरों का जो शोषण हो रहा था वह धीरे धीरे कम होने लगा था, उसमें कमी आने लगी थी। भूमिपतियों का ब्रिटिश संसद में प्रभुत्व था, बहुमत था। व्यापारी, उद्योगपति, महाजन संसद में प्रतिनिधित्व न होने के कारण अपने हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। उद्योगों व व्यापार में सरकार की रुचि उस समय ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई थी। प्रोफेसर कॉल के शब्दों में अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड एक व्यापारिक दृष्टि से उन्नत तथा औद्योगिक प्रगति में प्रेरणास्पद था, न कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं व्यापारिक खोज करने वाला राष्ट्र था। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में समय के साथ साथ परिवर्तन आना शुरू हुआ। शासकों की, व्यापारियों की विचार बदलने लगे। अधिक आमदनी, भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा के कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिलना शुरू हो गया। इंग्लैंड के लोगों में नए नए आविष्कार, वाणिज्यवादी सोच आदि के कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिला था। थैंक यू।